नमस्कार दोस्तों। आधी रात को मेरी जिठानी जबरदस्ती मुझे जेठ जी के साथ सुलाकर खुद सारी रात पता नहीं कहाँ रहती। एक रात मेरे जेठ जी को पता चला कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। फिर मेरे जेठ जी ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आधी रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं धीमी धीमी आंखें खोलकर देखी तो मेरे कमरे में मेरे बेड के पास मेरी जेठानी खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि इतनी रात को जेठानी जी मेरे कमरे में क्या कर रही है, वो इस वक्त मुझे जगाने क्यों आई है। पर जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो वो फौरन मुंह पर हाथ रखी और मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई, वह रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे उठाने को क्यों कह रही है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। मेरे तो दिमाग में आया कि कोई चोर हमारे घर में घुस आया है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। और मैंने इशारे से पूछा कि क्या बात है, तो उसने जो बात मुझसे कही वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी जेठानी चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हो और उनके पति के साथ मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन वो जिद करने लगी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाऊं और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ से आ जाऊंगी, किसी को पता भी न चलेगा। जबकि मुझे डर था कि जेठ जी को पता चल जाएगा तो एक दिन हम दोनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह में कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी जेठानी मिन्नत कर रही थी, उसके मुझ पर काफ़ी एहसान थे, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर उसके बेड पर उसी की जगह सो गई। सुबह होने के कुछ समय पहले ही मेरी जेठानी वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग अपनी जेठानी की इस हरकत पर था कि वह रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जेठ जी घर पर ही थे और उसके इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ पता भी नहीं है, उन्हें मालूम भी नहीं है। मुझे इंतजार था कि जेठ जी घर से जाएंगे तो मैं जेठानी से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जेठ जी के जाने के बाद जब मैंने जेठानी से सवाल किया कि ये क्या मामला था और तुम रात को कहाँ गई थी, तो वो मेरे सवाल पर रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी। मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया। अगर वह अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी तो ये तो बात बहुत अच्छी बात है और जेठ जी को बताकर भी तो जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी जेठानी से कही तो कहने लगी, मेरी माँ को तुम्हारे जेठ जी पसंद नहीं करते क्योंकि वो हमारी शादी की कुछ कहासुनी हो गई थी। ये तो बस माँ के गुस्से में कई बातें याद रखते हैं और उनसे नफरत करते हैं। आज तक उनकी बातों को दिल से लगाए बैठे हैं। मैंने जब पूछा कि उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मेरी जेठानी इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसे ही एक रात मेरी जेठानी मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा कि फिर अपनी माँ के साथ जा रही हो, तो उसने कहा कि हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो। लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा हो। यकीनन मेरी जेठानी कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी जेठानी तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जेठ जी करवट लेते मुझे लगता कि अब तो मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन खैर, मैंने दिल में पूरी तरह सोच लिया था कि अब मैं अपनी जेठानी की बात कभी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ नहीं होगा तो जेठ जी को सारी बात सच सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए था। जेठानी ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी जेठानी मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं जेठ जी को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैं यहाँ नहीं रखूंगी तुम्हें, क्योंकि
तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जेठ जी को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर आंखें बंद करते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जेठ जी ने मेरी तरफ करवट की है। मैं झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ, और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि कोई और हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे मुझसे अपने ही तरीके में बदला ले लिया। मेरा नाम पपीता है, हम दो सहेलियां हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मेरी दोस्त रितु की शादी एक शहर में हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। हम दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थी, एक दूसरे का पर पूरा विश्वास करती थी। हम दोनों ने एक साथ ही कॉलेज कंप्लीट किया। फिर कुछ टाइम बाद ही रितु की शादी हो गई और वह अपने ससुराल रहने लगी, और मैं गांव में एक दिन अचानक से रितु मेरे घर पर आई तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। दरअसल वो मेरे माँ बाबा से मेरे रिश्ते की बात करने घर पर आई थी। उसने कहा कि मेरे एक छोटा देवर है और वो परदेश में रहता है। अगर आप राजी हो तो मैं पपीता को अपनी देवरानी बनाकर मेरे घर ले जाऊं और मैं पूरी उम्र हम दोनों सहेलियां एक साथ रहेंगी। माँ बाबा भी रितु की बातों से सहमत हो गए और मेरी शादी उसके देवर से करवा दी। मेरी दोस्त रितु ने अपनी दोस्त पति और देवर को कैसे राजी किया मुझे नहीं मालूम। मैं तो खुश थी कि मुझे भी शहर में रहने का मौका मिल रहा है, और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन हर कदम पर मेरी सहेली मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चलता था उस तरह के कपड़े लाकर देना, अच्छी बैग जेब खर्च देना, घर का सारा काम हम दोनों मिल बांट कर करते थे। और इसी तरह के बहुत से मुझ पर रितु के एहसान बन गए। और वैसे भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसकी हर बात मानती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब पहली बार ससुराल से मायके जाने पर मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अपने गांव जाऊंगी और अपने माँ बाबा से मिलूंगी, लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे ज्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया कि तुम शहर में ही रहो। न जाने उसकी जुबान में क्या मिठास थी कि माँ बाप भी हमेशा उसी का साथ देते थे। मुझे लगता था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए इतनी परवाह करती है क्योंकि खुद उसने, और शायद वो ये चाहती थी कि उसकी सहेली अच्छे से घर में रहे। मेरी जेठानी के दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे मालूम नहीं था। मैं भी उस घर का हिस्सा थी, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत होती जा रही थी। इसलिए मैं ज्यादा दिन पीहर में न रही, और जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को सहेली रितु मेरे कमरे में आई, उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है और उसे मेरी जरूरत है। तुम्हारे जेठ जी उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ ताकि उनको मालूम ना हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मान के मैंने अपने लिए क्या मुसीबत खड़ी कर ली है, और ये चीज मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबत लाएगी ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम था। इस बात को एक हफ्ता ही गुजरा था कि दोबारा से मेरी सहेली यानी मेरी जिठानी ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी, और जब 2 से 3 बार यही आदत रहा तो मैं अब बहस करना भी छोड़ चुकी थी, और जब भी वह मुझे जगाती खामोशी से उसके कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जिसे मेरे जेठ जी जाग रहे हों और उनको मालूम है कि बिस्तर पर मैं उनकी पत्नी की जगह मैं हूँ। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं क्या होगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। न जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी सहेली वापस आ गई, यानी कि मेरी जेठानी घर पर वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह मैंने जेठानी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जेठ जी जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी जेठानी कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो तुमसे सवाल करते और मुझसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी तसल्ली से जरा भी सुकून नहीं आ रहा था और ये सिलसिला भी जारी था। मेरी जेठानी पहले हफ्ते में एक बार जाया करती थी, अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी जेठानी मुझे कभी नहीं बताती कि वह कहाँ
जाया करती थी और इस सवाल को सख्ती से टाल देती। और हैरत की बात ये थी कि जब भी मैं उनसे कहती कि मुझे भी आंटी से मिलना है, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल में चलूंगी, तो वह हर बार बात को टाल देती। मुझे तो शक हो रहा था और मैंने 101% सोच लिया कि इससे पहले कि बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी। इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और जेठानी ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे यकीन था कि आज रात को वह मुझे जरूर कहेगी। इसलिए जब रात को जेठानी ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। और जेठानी ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह घर से निकल गई, लेकिन मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर में डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी जेठानी जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि मेरे जेठ जी जा गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं जेठानी के दबे पांव पीछे पीछे चल रही थी। मैंने मुंह को दुपट्टे से ढक रखा था। मैं बहुत ज्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर रही थी, लेकिन मेरी जेठानी बगैर किसी डर के और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूं लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी देर बाद रुक के पीछे भी देख लेती, लेकिन मैं अंधेरे में मुंह ढककर चली जा रही थी, इसलिए शायद उसे नजर भी नहीं आई। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी जेठानी एक गाड़ी में बैठकर चली गई है। अंधेरे की वजह से गाड़ी नंबर भी न देख सकी, और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी ब्लैक थी, इसलिए रात के अंधेरे में दिखी नहीं। इससे मुझे कुछ भी मालूम न हो सका कि वो किसकी गाड़ी है, उसका नंबर क्या है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी जेठानी के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जेठ जी जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेटी रही। फिर 3 घंटे बाद रितु मेरी जेठानी वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और अपनी जगह पर लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह जेठानी रितु से फिर सवाल करूंगी कि वो कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ न बताया तो सच सारी बातें मैं अपने जेठ जी को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही मैं इस खेल का हिस्सा बनना चाहती थी। मुझे अपनी जेठानी पर हैरत हुई कि वो कैसे ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है और यकीनन 2-3 घंटे के लिए किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी जेठानी के मामले में बहुत गौर कर रही थी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे जेठ जी की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी जेठानी हमेशा इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कहाँ से करती है, ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे मैं ये सोचती जा रही थी वैसे मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। मुझे जेठानी की बातों पर शक हो रहा था, कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मेरा भी भविष्य खराब होगा और साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी। और मेरे पति को पता नहीं मेरे साथ, और मेरे पति को जब पता चलेगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। शादी तो फिर क्यों धोखा दे रही है अपने पति को साथ, ऐसा क्यों कर रही है अपने पति के। इस किस्म की बहुत से सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरी जेठानी के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरे दिन जेठ जी को ऑफिस जाने के बाद अपनी जेठानी से सवाल किया कि वो कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो किसी गलत रास्ते पर चल निकली है और कल रात की मैं उसका पीछा भी कर रही थी। और अब भी अगर उसने मुझे सच न बताया तो मैं उसके पति को सब कुछ सच बता दूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो मेरी जेठानी परेशानी में आई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मामला है, तुमको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ
इसलिए लाई हूँ कि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है, अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। और तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को ये बता दूंगी कि ये मेरे पति के साथ चक्कर चला रखी है, और हमेशा के लिए भूल जाऊंगी कि मेरा और तुम्हारा किसी किस्म का कोई रिश्ता था। और तेरे पति को भी ये सब बातें बता दूंगी। तो फिर याद रखना कि वो तुम्हारा क्या हासिल करेगा, फिर वो तुम्हें वैसे भी घर से निकाल देगा। इसके बाद ना तो तू घर की रहेगी और ना ही घाट की, और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत रही करेगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। अगर जेठानी ने ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी जेठानी की खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उस वक्त मैं रोते हुए वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि जेठानी जी ने ये सब क्यों कुछ कर रही है। वो तो बहुत सी सही लड़की थी। उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही कट रही थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वह शहर में अकेली पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 महीने की कोचिंग की थी। वो अकेली रहती थी, कभी भी उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। अब तो वो शादीशुदा है तो ऐसा काम क्यों कर रही है। कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा भी कभी जुटलाया नहीं जा सकता है। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी जेठानी के इशारों पर नाचना पड़ता था, उसकी कठपुतली बनकर रहना पड़ता था। इसलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। इसलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वह कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरा दिल राजी नहीं था, और इधर उधर मेरे जेठ जी के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। वो जेठ जी के सामने तो बिल्कुल जेठानी के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहता था, लेकिन जैसे ही मेरी जेठानी आगे पीछे होती वो मेरी तरफ इशारे करता था, जैसे ही वो जानते हो कि मैं रात को उनके पास सोती हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत बन गई थी। मैंने सोचा था कि माँ बाप को से तो नहीं, जेठ जी से ये बात ज़रूर कर दूंगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खिंची खिंची रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी वो मेरी जेठानी को सही रास्ता दिखा दे, या मुझे इन सब से निकालने की कोई रास्ता बता दे। एक बार जेठानी की अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी, एक अजीब सी चीज़ देखी। पीछे के साइड कुछ छुपाया हुआ था। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उनमें लड़कियों के कुछ जींस और टी शर्ट के कपड़े पड़े हुए थे। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहना था। मैंने अपनी जेठानी को भी पहनते कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है, मेरी जेठानी गलत रास्ते पर चल रही है। माँ के बहाने वो दोस्तों को मिलने जाती है और दोस्तों से मिलने के लिए ऐसे कपड़ा पहनती है। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया और अपनी जेठानी से मुझे नफरत महसूस हुई, और जेठ जी का व्यवहार बदलता जा रहा था। और जेठानी को भी नहीं बता सकती थी जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो। वो भला मेरी क्या मदद करेगी। वो तो मुझे अपने पति के साथ ही मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। कुछ महीनों बाद मैं एक दिन सुबह सुबह अचानक हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ लगी हुई थी। तो मैं सुबह का टाइम था। सुबह उठकर जैसे ही मैंने बाहर निकल के देखा तो मैं देखती ही रह गई। मुझे किसी अनहोनी का किस्म की भीड़ लग रही थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जब मैं अंदर से भीड़ को हटाते हुए बाहर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे बहुत ही डरा दिया। पुलिस वालों ने मेरे जेठ जी को पकड़ रखा था और मेरी जेठानी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी जेठानी ने फौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगा कि मेरी जेठानी ने अपने पति को पकड़ा दिया है ताकि वो किसी और के साथ रंगरेलियां मना सके और खुले आम घूम सके। यही बात मैंने अपने जेठानी से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जेठ जी चीखते रहे और पुलिस उनको पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी जेठानी पर गुस्सा होने लगी कि तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था।
क्यों, उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर तुम्हें वह पसंद नहीं थे तो तुम उन्हें सीधे साधे तलाक दे सकती थी, लेकिन किसी को ऐसे धोखे से पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी जेठानी ने कहा कि वो बेगुनाह कैसे है? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सर झुकाकर रह गई। तो मेरी जेठानी ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और फिर मेरी जेठानी ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी थी। उसने जो मुझे बताया कि शादी से पहले मैं शहर में 3 महीने की कोचिंग करने आई थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है। तो उस पर उसने मुझे बताया कि वो कोई कोचिंग नहीं थी, बल्कि मैं तो उस लड़के के प्यार में पड़कर आई थी और घर में यह बात किसी को नहीं पता थी। और पता भी तब चली जब 6 महीने बाद मैंने सिर्फ अपने मम्मी और पापा को मालूम करवाया था। 1 साल के बाद मेरे द्वारा दबाव डालने पर यह अपना रिश्ता लेकर मेरे घर पर आया। मम्मी पापा को मैंने जिद करके हामी भरवा दी कि मेरी उसके साथ शादी कर दो। मम्मी पापा मान गए और मेरी शादी उसी से करवा दी। मैं खुद भी शायद शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद मैंने उसके व्यवहार में बदलाव सा महसूस होने लगा। मैंने उनसे पूछा पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर ज़्यादा पूछने लगती तो वह डांटना शुरू कर देते। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। फिर मुझे इन पर शक होने लगा, क्योंकि ये दिन भर घर से बाहर रहा रहते थे और रात को 10 बजे आकर चुपचाप सो जाते थे। मेरी तरफ तो ये बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते थे। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। मुझे शादी करके पछतावा हो रहा था। पहले तो मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इसे सुधारने के बारे में सोचा। पर सुधार भी उसमें किया जाता है जिसकी गलती के बारे में जानकारी हो। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे पूरा शक था कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं। इनका पता लगाने के लिए मुझे किसी का साथ चाहिए था। घर में मेरे देवर के अलावा और कोई नहीं था। वो भी अपनी नौकरी के सिलसिले में परदेश रहते थे। घर पर तो सिर्फ छुट्टी काटने के लिए आते थे। वो भी इतने कम समय में मेरा साथ नहीं दे सकता था। फिर मैंने अपने देवर को शादी करने के लिए राजी कर लिया और उसकी शादी तेरे से करवा दी, ताकि मैं तेरा साथ लेकर मेरे पति की सच्चाई जान सकूं। तभी तो मैं तुझे गांव में नहीं जाने देती थी। ये दिन में क्या करता था वो मैं रात में पता लगाती थी। कुछ हफ्तों बाद मुझे पता चल गया था कि ये किसी गैंग में काम करता है। फिर मैंने पुलिस की सहायता ली और रात में पुलिस के साथ इसके ठिकानों का पता करती थी। मेरा पति इन सभी गैंगों का हिस्सा था। गैंग के बारे में मालूम किया गया तो ये सभी में इन्वॉल्व था। इसलिए मैंने एक जुआ खेलने का फैसला किया और तुझे इस्तेमाल करके ये जो रातों में उठकर भाग जाती थी, तो ये अपने काम की वजह से जाती थी। ये हमेशा से जानता था कि मैं कहीं चली जाती हूँ। मसला ये था कि उसकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी। इस वजह से वो हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था। वो तो मुझे अपने गैंग के आदमियों से मरवाना चाहता था और उसके आदमी मुझे रंगों हाथ पकड़कर और इस बात को बेबुनियाद कर मुझे मार दे और वह तुमसे शादी कर ले। मेरी तरह तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन मैं उसके आदमियों के हाथ कभी नहीं आई और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वो एक जुआ है। और आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी करवा दी है, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी जेठानी के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। आखिर वो मेरी सहेली थी और वो भी बचपन की। मैंने अपनी सहेली रितु से माफ़ी मांगी। उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। हम अब भी उसी शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी जेठ जी का साया नहीं है और ना ही मुझे डर सताता है कि मेरी जेठानी जी किसी गलत रास्ते पर चलेगी, यानी कि मेरी सहेली कोई गलत रास्ता पर चल रही है, मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। अब हम दोनों जेठ जी का सजा काट कर आने का इंतजार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब भी वह घर आए तो सुधर कर आए और फिर से मेरी जेठानी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करे। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।